क्लास 11th के चैप्टर 1 के 5वां लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आप लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत हम आप लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स, फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, और मूल रूप से यहाँ पर हम आप लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टर्म्स का जिस पर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों के बीच, तो वो होगा एनटीपी, एसटीपी एंड एसएटीपी। इन टॉपिक्स के ऊपर आज के क्लास में चर्चा होना है ताकि इस चैप्टर में आने वाले नॉमेरिकल्स क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकें, बेहतर पूर्वक बना सकें। तो आप भी चाहते हैं नॉमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, तो निश्चित रूप से इस लेक्चर को पूरा देखिए और चीज़ें नोट करते चलिए। यदि आप पूर्ण रूपेण पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को तो इसके 4 लेक्चर पीछे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11th का प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाके उसे देख सकते हैं और चारों लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ कंप्लीटली क्लास 11th और क्लास 12th का केमिस्ट्री NCERT बेस्ड पढ़ाने वाला हूँ। तो आप भी चाहते हैं पूरा पढ़ना तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे से पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है कि पिछले लेक्चर में हम आप लोगों ने क्या पढ़ा। चूँकि आगे तो बढ़ रहे हैं बट पीछे वाला चीज़ें भी ध्यान में रहना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास जो हुआ था सर, उस प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए सीखा अनुभार। देखिए केमिस्ट्री का रीड होता है अनुभार, विशेष तौर पर जब आप नॉमेरिकल्स क्वेश्चन बना रहे हैं तो अनुभार पर पकड़ होना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप 1 से 30 तक सभी तत्वों का परमाणु भार, परमाणु संख्या, संकेत याद रखते हैं तो अनुभार निकालने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप अनुभार बहुत अच्छा से निकाल लेते हैं तो उस यौगिक के अंदर उपस्थित, उस यौगिक के अंदर अवेलेबल तत्व का प्रतिशत मात्रा भी निश्चित रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रतिशत तत्व ये पिछले लेक्चर का टॉपिक था। इसके अलावा इसमें एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट वाला टॉपिक था वो था क्रिस्टल जल, जिसको हम आप लोग रवा जल के नाम से भी जाना करते थे। तो ये 3 टर्म्स को हम आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, साथ ही साथ देखा कि इस पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कौन सी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने का। अगर आप इसे भी कवर करना चाहते हैं तो पीछे वाले लेक्चर को निश्चित रूप से अटेंड करिए। चलिए अब टुडे टारगेट में आगे बढ़ा जाए और टुडे टारगेट के चीज़ों को बेहतर रूप से समझा जाए और सीखा जाए। इसी कड़ी में हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं और सबसे पहले हम आप लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स मल्टीपल टर्म्स के रूप में अवेलेबल रहता है। इसको हम आप लोग उपसर्ग या पूर्व लगन के नाम से भी जानते हैं। सामान्य तौर पर आप ये समझिए जो किसी नाम या किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स कहते हैं। जो किसी शब्द के पहले लगता हो उसको हम आप लोग प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे अब मान लीजिए कौन कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पर है। प्रीफिक्स 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक कैटेगरी पॉजिटिव का है, भाई पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है। दूसरा कैटेगरी जो है वो निगेटिव का है। तो प्रीफिक्स पहले ही 2 ऑर्डर में क्लासीफाई हो चुका है। इन बातों का पूरा आपको ख्याल रखना है सर। अब सबसे पहले हम आप लोग पॉजिटिव प्रीफिक्स को देख लेते हैं, फिर निगेटिव प्रीफिक्स को देख लेते हैं। जैसे 10 पर पावर 1 हो तो इसको हम आप लोग डेका कहेंगे। डेका का सिंबल होगा DA। 10 पर पावर 2 को हेक्टा कहेंगे। 10 पर पावर 3 को किलो कहेंगे। 10 पर पावर 6 को मेगा कहेंगे। 10 पर पावर 9 को गीगा कहेंगे। 10 पर पावर 12 को टेरा कहेंगे। 10 पर पावर 15 को पेटा कहेंगे। 10 पर पावर 18 को हेक्सा कहेंगे। 10 पर पावर 21 को जेटा कहेंगे।
10 पर पावर 24 को योटा कहेंगे। इसके अलावा निगेटिव टर्म्स में यदि आप आ जाएं तो 10 पर पावर -1 हो, इसको हम आप लोग क्या बोलने वाले हैं सर, डेसी बोलने वाले हैं। 10 पर पावर -2 हो, इसको सेंटी बोलने वाले हैं। 10 पर पावर -3 को मिली, 10 पर पावर -6 को माइक्रो, 10 पर पावर -9 को नैनो, 10 पर पावर -12 को पिको, 10 पर पावर -15 फेम्टो, 10 पर पावर -18 येटो, 10 पर पावर -21 जेप्टो, 10 पर पावर -24 येक्टो। तो क्या सर इतने वैल्यू को याद करना होगा? अरे नहीं, इतने वैल्यू को कौन याद करता है भला। इसमें से कुछ जो बहुत आवश्यक टर्म्स है उसको ध्यान में रखना है। जैसे मैं चिन्हित कर देता हूं, पॉजिटिव वाला में यूज हो जाएगा हेक्टा और किलो बहुत बड़े पैमाना पर, जबकि निगेटिव वाला में डेसी थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, मिली ठीक ठाक मात्रा में यूज होगा, माइक्रो भी ठीक ठाक मात्रा में यूज होगा, नैनो भी ठीक ठाक मात्रा में यूज होगा और पिको भी ठीक ठाक मात्रा में यूज होगा। तो जो सबसे ज्यादा प्रीफिक्स यूज होता है वो निगेटिव मल्टीपल टर्म्स का प्रीफिक्स ज्यादा यूज होता है। अब इसका उपयोग कैसे करना, जब मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं तो उस समय पर इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका भी आना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग इसका उपयोग करने के लिए सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि कभी कभार एक नया टर्म्स देखने को मिलेगा, ए पर पावर डिग्री के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम आप लोग पढ़ेंगे अंगस्ट्रॉन। इसको क्या पढ़ना है? अंगस्ट्रॉन पढ़ना है। एक अंगस्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है वो एक अंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है। अब 10⁻⁻10 होता है। मैं अब कैसे कहता हूं कि, या फिर मैंने यहां पर शुरू में आपको समझाया कि किसी शब्द के आगे अगर प्रीफिक्स को लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू, उसका मान, उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे, देखिए, जैसे आपको पता है 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में आप बदलते हैं, लेकिन इसी में यहां पर हो जाए 1 पिकोमीटर। देखिए मीटर के आगे पिको लग गया तो इसका अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ हो गया 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर। देखिए क्यों? क्योंकि पिको का मतलब यहां पर क्या है, 10⁻12 मीटर। अब इस पिकोमीटर को, 1 पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर हम कह दिए। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनाते समय हमारे पास 200 पिकोमीटर हो जाए, कितना पिकोमीटर हो जाए दोस्तों? 200 पिकोमीटर हो जाए, और इस पर हमें काम करना हो ना, इस पर हमें नॉमरिकल्स बनाना हो, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 200 पिकोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 पर पावर -12 से गुना कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगा सर 200 गुना 10 पर पावर -12, और फाइनली जो कैलकुलेट होकर निकलेगा वह क्या निकलेगा, 2 गुना 10 पर पावर -10 मीटर। अब 200 पिकोमीटर का वैल्यू हो गया 2 गुना 10 पर पावर -10 मीटर। यदि इसी को सेंटीमीटर में ले जाना हो तो 2 गुना 10 पर पावर -10 गुना 2 गुना 10 पर पावर +2 सेंटीमीटर। ऐसा हम क्यों कर दिए भाई? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से हमने गुना कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 गुना 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर चीजें समझ पा रहे होंगे, निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे कि 200 पिकोमीटर का वैल्यू यदि मीटर में हम निकालें तो 2 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, और यदि सेंटीमीटर में हम निकालें तो 2 गुना 10 पर पावर -8 मीटर हुआ करता है। निश्चित रूप से यहाँ तक का चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल्स और आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इसे नोट कर सकते हैं, निश्चित रूप से हर एक चीजों को नोट करते जाइए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक सीख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, तो इन बातों का ख्याल रखना है। जैसे मानिए कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बनाते समय हमें सामना करना पड़ गया 400 नैनोमीटर को, और 400 नैनोमीटर को रैंडमली सेंटीमीटर और मीटर दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उन बातों को भी समझिए। तो 400 गुना 10 पर पावर -9। अब 400 गुना 10 पर पावर -9 लिखेंगे तो देखिए क्यों लिखे 10 पर पावर -9, नैनो का मतलब है 10 पर पावर -9। अब
10⁻⁻9 लिख दिए तो नैनो हट गया, क्योंकि नैनो के लिए ही तो 10⁻⁻9 लिखा गया था ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 10⁻⁷ मीटर। भाई ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, ध्यान से समझिए, ऐसा इसलिए हो गया कि 400 है, इसका मतलब है 4 गुना 10⁻2 गुना 10⁻⁻9, आधार सेम है, पावर ज्वाइंट हो गया तो 4 गुना 10⁻7 मीटर ऐसा बच चुका। -7 मीटर, -9 के जगह -7 अब हो जाएगा। अब इसी बात को यदि हमें सेंटीमीटर में ले जाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, 4 गुना 10⁻⁻7 मीटर गुना 100। जैसे आप 100 कर दोगे, 100 का मतलब हुआ 10⁻2, तब ये सेंटीमीटर में आ गया और तब इसका वैल्यू कहलाएगा 4 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आप बना सकते हैं। चलिए अब बारी है थोड़ा आगे बढ़ने का, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आएगा टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ये हर किसी को पता है, हर कोई फील करता है, बचपन से ही फील करता है कि ताप क्या है। भाई ताप को फील करता है ना, छोटा सा बच्चा भी कहता पाक पाक पाक। छोटा सा बच्चा को भी ताप के बारे में पता है कि वहाँ जाएंगे तो पक जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर किसको कहते हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। महसूस कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, मस्तिष्क को, दिमाग को फील हो रहा है, लेकिन उसे डिफाइन करने की जब बारी आती है तो फिर मुश्किल काम होता है। क्यों? ये तो वही सवाल है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप सब कहोगे एक। कैसे? ये किसी को पता नहीं है क्यों एक लिखा हुआ है, इसी को एक क्यों पढ़ते हैं। एक ऐसे ना लिख के ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? तो कहोगे पगला गया है का? आए भला ऐसे एक लिखा जाता ही तो गलत है, एक ये सही तरीका है। लेकिन कैसे? देखिए भाई, इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। एजुकेशन एक मानक पैमाना है, शिक्षा एक मानक पैमाना है, जिसमें चीज़ें शुरुआत के दिनों में सिंबॉलिक टर्म्स में मान लिया गया। उस समय कोई कारण, रीज़न नहीं ढूंढा गया, बस ऐसे ही मान लिया गया, और उसी चीज़ों को आज तक हम आप लोग करते आ रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन हर एक चीज़ मानक पैमाना नहीं है, चीज़ें सैद्धांतिक भी है कि ऐसा क्यों। तो टेम्परेचर क्या है, ये एक सैद्धांतिक टर्म है, इसको हम आप लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे कि टेम्परेचर केवल महसूस करिए पाक पाक पाक, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो एक आप महसूस कर लीजिए कि ये एक लिखा है या फिर ये अ लिखा है या फिर ये ए लिखा है, इसका रीजन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर पाक पाक क्यों है, इसका रीजन तो मिलेगा आपको। जरा देखते हैं ताप है क्या। तो एक्चुअल में ताप जो है वो ऊर्जा का ऊष्मीय रूप है। भाई मेरे, इसको डिफाइन करो। ताप या ऊर्जा के बिल्कुल आराम से, ऊर्जा के ऊष्मीय रूप को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। इसे सर टेम्परेचर को अगर कभी भी अगर सिंबल में ले जाना हो तो इसे कैपिटल टी से सूचित किया जाता है। इसको हमेशा हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी नहीं डालेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब देखिए ताप का एसआई मात्रक, तो यहां से पता चलता है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि ज़्यादातर समय पर जो टेम्परेचर आप रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो अलग अलग यूनिट में होता है। जस्ट लाइक जैसे कि डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, एंड इसके अलावा डिग्री रैंकिन में, इन सब चीज़ों में हम आप लोग टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई इसके बारे में? तो हम कह सकते हैं कि
ताप को केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट एवं डिग्री रैंकिन में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ चीजें पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को केवल और केवल हम केल्विन में व्यक्त करें। केल्विन के अलावा हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त कर सकते हैं। हम आप लोग टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त कर सकते हैं। हम आप लोग टेम्परेचर को डिग्री रैंकिन में व्यक्त कर सकते हैं। यानी 4 यूनिट टोटल आपके पास आ गया। बट नॉमरिकल्स बनाते समय ऑलवेज आपको टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा किसके अंदर, केल्विन के अंदर, बिकॉज एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। अब इन सबों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा होगा। क्या रिलेशन है इन सबों में, तो आप देखोगे कि कंप्लीट रूप से इसका जो रिलेशन है उस रिलेशन को यदि हम जाने तो डिग्री सेल्सियस -0, अच्छा किसी में 0 घटाओ ना घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम हटा देते। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 180। देखिए ये एक ना वैल्यू आ चुका है और इस वैल्यू में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इस कंडीशन पर बराबर होता है। नेक्स्ट कंडीशंस पर यदि चलें, केल्विन -273 बटा 100 ये इक्वल हो जाता है। और नेक्स्ट कंडीशंस पर चलें तो डिग्री रैंकिन बटा 80, ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल है, बराबर है। अब इसके ज़रिए हम आप लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना सकते हैं हेल्प लेकर ना। ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायक साबित होगा क्वेश्चंस को बनाने में। तो अब किसी भी डाटा को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से रैंकिन में बदलना हो तो इस सिद्धांत से बदल सकते हैं। केवल इतना से काम चलने वाला नहीं है, मैं बदल के आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ें यहाँ पर और समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। वो क्या है, उन बातों को भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस का उपयोग किस लिए होता है, तो सामान्य तौर पर डिग्री सेल्सियस का उपयोग वायु मंडलीय ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। यानी वायुमंडलीय टेम्परेचर जो मापा जाता है वो ताप की किस इकाई में मापा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। दूसरा उपयोग डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए बुखार लगता है आपको, तो आपको जो बुखार लगता है यानी बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक ताप मापने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है। सोच के देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है। भाई वो 100 डिग्री बुखार है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, अगर डिग्री सेल्सियस में है मतलब आग लग जाएगी शरीर में। समझ में आ रही बातें। तो बुखार मापने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट इकाई का उपयोग होता है, जबकि वायुमंडलीय ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस इकाई का उपयोग होता है। इसके अलावा केल्विन है तो केल्विन का उपयोग मूल रूप से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर कन्वर्सन का नॉर्मल सा टर्म्स है और टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, ताप का एसआई मात्रक है। रैंकिन कभी कभार उपयोग में आता है, मन करे तो आप इसको व्यवहार में ला सकते हैं। मूल रूप से आपने भी टेम्परेचर के इसी 3 यूनिट का उपयोग किया होगा या आप कर पा रहे होंगे डेली लाइफ में। अब ये किस प्रकार से एक दूसरे के लिए काम में आता है, कन्वर्सन में आता है, इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में,
किस प्रकार से बदलता है और रैंकिन में किस प्रकार से बदलता है। मूल रूप से जो सबसे आवश्यक है वो ये दोनों किसी भी कंडीशंस में आपको आना चाहिए। कौन सा? डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। फिर ये भी देखेंगे कि किस पैमाना पर सभी ताप आपस में इक्वल होता है, सभी ताप आपस में बराबर होता है। तो धीरे धीरे करके हम आप लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कन्वर्सन है हमारे पास, जो सबसे पहला रिलेशन है वो रिलेशन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अभी हम सीखने वाले हैं कि डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, और डिग्री फ़ारेनहाइट को किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। इसके लिए जो रिलेशन आपके पास ऊपर आया था वो था डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 180। अब इसके अकॉर्डिंग टू हम आप लोग काम कर सकते हैं और आसानी से इस दोनों को सॉल्व करके चीज़ें देख सकते हैं। 20 से काट लीजिए 5 हो जाएगा, 20 से काट लीजिए 9 हो जाएगा। तो फाइनली हो गया सर डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छा से समझ पा रहे होंगे। जहां डाउट हो हमें लिखिए, हम समाधान करेंगे, आपके हर एक समस्या का हल करेंगे। दोस्तों चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें ध्यान से सीखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाते समय आपके पास आ गया 0 डिग्री सेल्सियस और हम जानना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, इन चीज़ों को समझिए। तो ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है सर डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, ऐसा करके है। इसलिए अब डिग्री सेल्सियस के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो 0 बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। अब किसी भी नंबर्स में आप 0 से भाग दो तो रिजल्ट 0 होगा। 9 को फिर इधर गुना करके भी लिख दीजिए, 9 को अगर गुना करके भी लिख दीजिएगा तो 0 गुना 9 फिर से 0 हो जाएगा। यानी 0 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32, इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32। ऐसा चीज़ें ध्यान से समझिए, देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कहेगा दोनों में से कौन सा ताप गर्म है? भाई कौन सा ताप ज़्यादा हिट है? नहीं, दोनों तो एक ही जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये डिजिट का अंतर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मात्रक बदल गया। अरे भैया ये वही बात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब पूछा जाएगा बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों आपस में इक्वल है। बस फर्क ये है कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। ये डिजिट का अंतर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ मात्रक बदला हुआ है। तो सेम कंडीशंस यहाँ टेम्परेचर के साथ भी है। ये डिग्री सेल्सियस में है 0 है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है 32 है। दोनों टेम्परेचर एक जैसा फील देगा, ना कोई ज़्यादा गर्म ना कोई ज़्यादा ठंडा, दोनों बराबर ताप है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। मान लीजिए कि आपको 100 डिग्री बुखार है, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो उस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है उसे डिग्री सेल्सियस में हमें कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमने जो पीछे सूत्र तैयार किया उसी सूत्र का सहारा लेंगे। सूत्र क्या है सर? तो सूत्र है डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 9। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और वैल्यू को रख डालेंगे। अभी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कैलकुलेट करना है तो डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितना है? 100 -32 बटा 9। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 था तो फ़ारेनहाइट के जगह पर हमने 100 डाल दिया। अगर 200 रहता 200 डाल देते, 400 रहता 400 डाल देते। अगर ये फ़ारेनहाइट के जगह डिग्री सेल्सियस में रहता
तो डिग्री सेल्सियस के जगह 100 डालते, 400 डालते, या जितना रहता उतना डालते, जिस टर्म्स में वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके जगह पर रख देना है। फाइनली सर डिग्री सेल्सियस बटा 5, अब 100 में से 32 को आप घटा लो तो कितना हो जाएगा 68, 68 बटा कितना 9। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से गुना भाग का बात है और गुना भाग करने में परहेज मत करिए, किसी भी कंडीशंस में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करिए। टीचर इसलिए उपयोग कर लेते हैं कि उन्हें समय का ध्यान रखना होता है, तेजी से बताना होता है। आप कतई उपयोग मत करिए कैलकुलेटर का। यदि आप कैलकुलेटर का उपयोग कर लिए, उसी समय आप अपने कंपटीशन के दौर से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आपको हैबिट हो गया है आसान चीजें लेने का। तो कभी भी चीजें आसान करिए, टेक्निक से करिए और जितना ज्यादा हो सके मशीनरीज का उपयोग कम से कम करिए। विशेष तौर पर कैलकुलेशन वगैरह के लिए कैलकुलेटर का उपयोग तो कतई मत करिए। जितना समय लगे हाथ से करिए, कॉपी पर करिए, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उसको समय दीजिए और उसको समय देने के बाद आराम से आप सॉल्व करिए। जैसे आप चीजें सीख लेंगे बेहतर रूप से तो स्वतः ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा और कैलकुलेशन आपका इंप्रूव करेगा ना, आप बेहतर होते चले जाएंगे उस कैलकुलेशन के अंतर्गत। तो चलिए अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं सर। तो यहां पर डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया 68, भाई 68 गुना 5 बटा 9। अब पहले ना आप गुना कर लीजिए, अगर गुना कर ले 5 से तो 8 पचे 40, 6 पचे 30, 4 34 बटा 9। अब 9 से भाग भी दे लीजिए तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है 340 है। 340 में 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, भाई कितना आ गया 7 70, 70 आ गया, 9 सत्ते 63 ना, 37, फिर दशमलव डाल दो, फिर 7 पर 0, 37.77। ये प्रक्रियाएं चलता रहेगा 37.77 का। अतः क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37.77 डिग्री सेल्सियस है। देखिए अब यहां मैं एक बातें और आपको बताना चाहता हूं। मानव शरीर का ताप, मानव शरीर का ताप जो होता है वह कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री से 0.1 भी अगर ज्यादा हुआ तो आपको बुखार फील होने लगेगा ना, कुछ ज्यादा टेम्परेचर महसूस होने लगेगा। और यहां तो 0.7 ज्यादा है ना, तो निश्चित रूप से आपको बुखार आ चुका है। ये शारीरिक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का, ठीक। तो अब आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में इस पैमाना के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर से और भी आगे बढ़ के जब आगे चलेंगे तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस की बात होगी। अब केल्विन से डिग्री सेल्सियस किस प्रकार से कन्वर्ट होगा वो देखिए दोस्तों। दूसरा कन्वर्सन हमारे पास जो आने वाला है सेकेंड नंबर कन्वर्सन, वो सेकेंड नंबर कन्वर्सन क्या है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस। तो देखो डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 100। सर ये 100 और ये 100 फाइनली समाप्त हो गया, तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, ये ऐसा टर्म्स में तब्दील हो गया। कहने का मतलब कि अगर आपके पास डाटा केल्विन में है और उस केल्विन में से 273 घटा दीजिए तो वह वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर आपके पास डाटा, देखिए दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और अगर सर डाटा आपके पास डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें 273 जोड़ दीजिए, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए तो वह डाटा किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा ना।
केल्विन में है, 273 घटा दीजिए, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाने के लिए 273 जोड़ते हैं। बहुत सिंपल सा कहानी है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अवेलेबल है ही नहीं दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और एक्चुअल में पढ़ते हैं। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक्चुअल टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। अब चूंकि 1.5 केल्विन सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग टू हटा दिया गया और सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग टू हटाकर इसे बोल दिया गया सीधे तौर पर 273 केल्विन। समझ में आ रही बातें? तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम सूत्र भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मानिए x डिग्री सेल्सियस है, तो x में हम 273 जोड़ दें, तो भाई x में जब 273 जोड़ दीजिएगा तो यह डाटा किस में आ जाएगा? यह डाटा आ जाएगा केल्विन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब इस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 27 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना केल्विन? 300 केल्विन। मान लीजिए -73 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसको केल्विन में बदलना है, तो -73 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना केल्विन? 200 केल्विन। तो शायद हमें उम्मीद है कि अब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ले जाना है तो 273 जोड़ दीजिए। दूसरा फॉर्मूला सर इसके लिए बन जाएगा कि अगर x केल्विन है और इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो x माइनस 273 कर दीजिए, यानी जब आप केल्विन में से 273 घटा देते हैं तो वह वैल्यू किस में आ जाता है? डिग्री सेल्सियस में। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, पहला एग्जांपल 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता हूं सर, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। आपने ऊपर देखा 27 से 300 केल्विन पहुंच गया और 300 केल्विन से फिर 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो निश्चित रूप से टेम्परेचर कन्वर्सन आपको समझ में आ रहा होगा और यही दो टेम्परेचर कन्वर्सन उपयोगी भी है। अब में भी मान लीजिए कि कभी यदि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट से कभी केल्विन बदलना पड़ जाए और केल्विन से कभी डिग्री फ़ारेनहाइट बदलना पड़ जाए, तो इसके लिए कौन सा सूत्र है भाई? इसके लिए सूत्र है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 बराबर केल्विन माइनस 273/100। फिर से इसको हम कट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 20 से कट कर देंगे 5 हो जाएगा। इसलिए देखिए वैल्यू क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर केल्विन माइनस 273/5। और इस सूत्र का उपयोग करते हुए आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को फिर से केल्विन में तब्दील कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि चीज़ें आप बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। निश्चित रूप से लगातार आप अपने कोचिंग ये कॉपी में लिखते रहिए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, आप समझते चलेंगे, प्रैक्टिस के लिए अच्छा। तो टेम्परेचर कन्वर्सन में इतनी ही बातें। रैंकिन का कहीं 11th 12th के अंदर कोई उपयोग नहीं है, बस वो व्यवहारिक तौर पर आ गया था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सर टेम्परेचर के बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? टेम्परेचर के बाद हमें पढ़ना है प्रेशर, दाब। ये भी बहुत उपयोगी चीज़ है। ताप, दाब और आयतन, ये 3 टॉपिक है आज का हम लोगों का। तो दाब किसे कहते हैं? देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये सबको पता है कि अगर कोई क्षेत्रफल निश्चित है, उस क्षेत्रफल पर हम बल लगा रहे हैं तो उसी बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब क्या है? दाब एक बल है। दाब क्या है? बल है। लेकिन बल दाब तब होगा, बल जो है वह दाब तब होगा जब क्षेत्रफल निश्चित हो। अगर क्षेत्रफल निश्चित नहीं है तो वह बल निश्चित रूप से दाब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हम कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु लेते हैं और उस वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, तो अभी जो बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है ये बल क्या है? दाब है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि हम हवा में बल लगा रहे हैं। क्षेत्रफल निश्चित है क्या? नहीं सर, क्षेत्रफल बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो इस बल को हम दाब नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसका क्षेत्रफल निश्चित है तो इस पर लगने वाले बल को हम दाब कहेंगे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिखिए डेफिनेशन में
इसके डेफिनेशन को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। बिल्कुल मैं सामान्य तरीका से आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिफिकल्ट चीजें बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट चीजों को भी इतने सरल तरीका से पढ़ेंगे कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ऐसे दुनिया में बहुत कुछ से होता होगा आपको। चलिए देखते हैं। अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब दाब का सूत्र हो गया, क्या सूत्र हो गया? बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, बल का सूत्र एक और आप लिखते हो, द्रव्यमान गुना त्वरण। हम सभी कुछ यहां लिखते जा रहे हैं। बल के जगह पर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण, और क्षेत्रफल तो ऑलरेडी क्षेत्रफल। कुछ भी कटौती नहीं करना है, हर एक चीज शामिल करना है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक टर्म्स में। अब चीजें और ध्यान से देखिए तो दाब P बराबर बल, बल के लिए F ना फोर्स, और क्षेत्रफल के लिए कैपिटल A, द्रव्यमान के लिए स्मॉल m, और त्वरण के लिए स्मॉल a बटा a। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब सबको पता है दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, हर कोई कहता है, तो मैं भी कहने वाला हूं सर, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब यहां एक समस्या है सर, केवल पास्कल, अरे भाई एक पास्कल बराबर हो जाता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कोई दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दे तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। कोई इसी का मात्रक और क्या बोल सकता है, तो और बोल सकता है सर किलोग्राम। क्या बोल सकता है? देखो यहां से समझो भाई, यहां पर मास है, मास किलोग्राम, त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर मीटर खत्म हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दाब का SI मात्रक आप पास्कल तो बोलिए, पास्कल यूनिट में एक साथ कर दिया गया है, क्योंकि पास्कल दाब को एक्सेलरेट कर रहे थे, दाब के बारे में बतला रहे थे, तो पास्कल बोल दिया गया। लेकिन जब सिचुएशन ऐसा हो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन हो या फिर किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन हो, तो ये तीनों ही दाब का कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है सर, इतना तो हम पढ़ लिए, लेकिन केमिस्ट्री में इस दाब का कोई उपयोग नहीं है, बहुत कम, रेयरली कहीं देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में जिस दाब का उपयोग हम आप लोग करेंगे वह होगा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जिन चीज़ों का उपयोग होना है वही चीज़ें आप जानिए। देखिए ये समुद्र तल है, ये जो आप लेयर दिख रहा है आपको, इसे हम कहेंगे क्या? समुद्र तल। इस समुद्र तल पर बैरोमीटर, भाई यहाँ देख लो, बैरोमीटर, ये बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और इस समुद्र तल पर बैरोमीटर का जो पारा का पाठांक होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो क्या किया गया सर, यहाँ पर मान लिया गया 76 सेंटीमीटर को 1 ATM, 76 सेंटीमीटर को क्या मान दिया गया? 1 ATM। और ATM का मतलब क्या है? इस ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी वायुमंडलीय दाब।
तो ये बातें बिल्कुल सरल था, सिंपल था कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। और समुद्र तल पर बैरोमीटर का जो पाठांक होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के बराबर होता है। और इसी 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को एक वायुमंडलीय दाब मान लिया गया, एक एटीएम मान लिया गया। अब जैसे जैसे आप समुद्र तल से गहराई की ओर जाएंगे दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है, और ऊंचाई की ओर जाएंगे तो दाब घटता है। अर्थात पहाड़ पर अगर हम चढ़ जाएंगे तो दाब घटेगा, और गड्ढा में चले जाएंगे, समुद्र तल के नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता है। अब इसी का उपयोग केमिस्ट्री के अंदर होना है। तो यहाँ पर जो एक एटीएम है, इस एक एटीएम को विभिन्न रूप से अलग अलग पैमाना पर उपयोग में लाया जाता है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे और कौन कौन से पैमाना पर व्यक्त किया जा सकता है। चीज़ें ध्यान से समझिए। एक एटीएम को मान लिया गया 1.013 वार। एक एटीएम को बोल दिया गया 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। एक एटीएम को बोल दिया गया 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। एक एटीएम इक्वल कर दिया गया 760 टॉर आप उपयोग में कर सकते हैं। एक एटीएम, चूंकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है तो वही पास्कल में भी तो जाना चाहिए। पास्कल में ये वैल्यू 1.01325 गुना 10⁵ पास्कल। अब ध्यान से देखिए, यदि सिग्निफिकेंट का उपयोग करिए तो डेसिमल के बाद 0.1 बहुत छोटा डिजिट्स है, इसको यहां से हटा लेंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा 1 गुना 10⁵ पास्कल। तो डायरेक्टली भी तो इसे हम लिख सकते हैं सर, एक एटीएम बराबर कितना पास्कल, 10⁵ पास्कल ना। तो टेम्परेचर कन्वर्सन में इसका खूब प्रेशर कन्वर्सन में इसका खूब उपयोग होना है। यदि आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाएंगे तो ये टर्म्स निश्चित रूप से आएगा। तो आज से आप गांठ बांध लीजिए, एक एटीएम का वैल्यू 1.013 बार, एक एटीएम का वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, 760 टॉर या 10⁵ पास्कल। मान लीजिए, इमेजिनेशन करिए कि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय हमारे पास क्वेश्चन आ गया 800 mm ऑफ एचजी, और इसे जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसका रिक्वायरमेंट पड़ गया कि वो हमें किस में कन्वर्ट करना, एटीएम में। तो हम क्या करेंगे सर, देखो अगर मिलीमीटर में है उसको एटीएम में ले जाना है तो आपको पता है 760 मिलीमीटर बराबर एक एटीएम। तो इस 800 में ना, इस 800 में हम भाग दे देंगे कितना से, 760 से। तो अब जो वैल्यू आएगा 40/38 और कट जाएगा सर 20/19। ये वैल्यू किस में आ जाएगा, एटीएम में ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 800 mm बराबर 20/19 एटीएम। ये एचजी बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मानिए हम कन्वर्सन क्वेश्चन बना रहे हैं या न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के दौरान हमारे पास वैल्यू आ गया 3.5 एटीएम, और सिचुएशन ये है कि आंसर हमारा सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दे दिया। भाई मेरे, जब आंसर सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दे दिया तो देख लो ना, यहाँ पर एक एटीएम बराबर इतना सेंटीमीटर, तो 3 एटीएम बराबर 3.5 एटीएम को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3.5 गुना 76 कर देंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ एचजी के अंदर, और जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू हम नोट कर देंगे। तो निश्चित रूप से आप प्रेशर कन्वर्सन समझ चुके होंगे, सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं ना। सबसे पहले इसको सेव कर लिया जाए ताकि इससे पीडीएफ क्रिएट किया जा सके। हालांकि अभी किया नहीं जा रहा, आपको कोई पीडीएफ मिल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम आप लोग उसके ओर भी बढ़ेंगे और उन सिचुएशंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी तक देख चुके हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को। अब तीसरा जो सिचुएशंस है वो सिचुएशन है वॉल्यूम का, आयतन का।
तो यहाँ समझना जरूरी है कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए हम यहाँ खड़ा हैं, हम जो भी स्पेस ले रहे हैं लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, मोटाई में, उन सारे स्पेस को जब एक साथ मेजर करते हैं तो उसी को हम आप लोग आयतन कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा अधिगृहीत स्थान को, इसको अगर हमें डिफाइन करना हो ना तो हम ऐसे करेंगे, किसी वस्तु द्वारा, चाहे कोई भी वस्तु हो, वस्तु द्वारा अधिगृहीत, अधिगृहीत का मतलब होता है छेक लिया गया, अधिगृहीत स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अधिगृहीत स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। सामान्य तौर पर इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे भी से सूचित किया जाता है। अब चूंकि दुनिया का कोई भी वस्तु वास्तविक रूप से 3D होता है, वास्तविक रूप से कैसा होता है, 3D इमेज में होता है, 3D शेप में होता है। तो 3D शेप का मतलब है कि दोस्तों उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। ये एक्स पोल है, ये वाई पोल है और ये जेड पोल है। और ये अगर मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी क्या होगा, मीटर होगा। और 3 डायरेक्शन में इसका जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। आयतन का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, घन मीटर होगा। घन मीटर माने मीटर क्यूब होगा, हम मीटर क्यूब भी लिख देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जिस आयतन का उपयोग होना है, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर होता है, जितने केमिकल्स होते हैं वो सब लिक्विड होते हैं। तो व्यवहार के तौर पर कभी आप दूध खरीदते समय कहे हैं कि 1 मीटर क्यूब दूध दीजिए? तेल खरीदते समय बोले हैं कि 2 मीटर क्यूब तेल दीजिए? नहीं, आप क्या कहते हैं, 2 लीटर तेल दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए, 20 लीटर पानी हमें खरीदना है, 20 लीटर जल खरीदना है। कभी उसको आप मीटर क्यूब में नहीं बोलते हैं। तो हमें व्यवहारिक तौर पर समझना होगा कि किसी भी ठोस पदार्थ के मात्रक को, ठोस पदार्थ के आयतन के मात्रक को घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, जबकि तरल पदार्थ के आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है। जबकि लीटर एसआई मात्रक नहीं है, चूंकि व्यवहारिक मात्रक वही है और उसी के आकार में वस्तु का उपयोग भी हम करते हैं, उसी वॉल्यूम में वस्तु का उपयोग करते हैं। तो व्यवहारिक तौर पर हम आप लोग आयतन को लीटर में व्यक्त करेंगे। किसके लिए, तरल पदार्थ के लिए। ठोस पदार्थ के लिए मीटर क्यूब में व्यक्त करेंगे। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कर नहीं सकते हैं। अरे भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉपी आपका है, कलम आपका है, लिख आप रहे हैं, जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो भी आपका है, जो मर्जी सो आप करिए। लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर उपयोग में आने वाला है वो क्या है, वो ये कि ठोस के आयतन को हमें घन मीटर में, जबकि तरल के आयतन को लीटर में व्यक्त करना है। तो ये बात भी यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आयतन को हम 2 तरीका से व्यक्त करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर। जब ठोस पदार्थ हो तो अलग तरीका से, जब तरल पदार्थ हो तो अलग तरीका से। तरल का मतलब है कि वह आयतन किसमें होना चाहिए, द्रव या गैस के अंदर होना चाहिए। ठोस का मतलब ऑलरेडी वह ठोस ही है। तो ठोस के आयतन को हम आप लोग व्यक्त करेंगे किसमें, घन मीटर में। घन मीटर यानी मीटर क्यूब में। जब बात होगा तरल पदार्थ का, तो तरल पदार्थ के आयतन को हम आप लोग व्यक्त करेंगे किसमें, लीटर में। जबकि इस दोनों में यदि आप देखेंगे, रिलेशन समझने का प्रयास करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। दोस्तों 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर गलती से आप गए दुकान पे और 1 मीटर क्यूब तेल मांग लिए ना, तो पूरा दुकानें उठा के आपको दे देगा, 1000 लीटर तेल दे देगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो 1 मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का बड़ा इकाई है। हम आप लोग जो वस्तु खरीदते हैं वह छोटे मात्रा में खरीदते हैं, तो छोटे इकाई का प्रयोग करते हैं जो कि लीटर या मिलीलीटर है। इसके अलावा कुछ चीजें और समझिए। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब,
जिसको हम आप लोग एक सी भी बोलते हैं। पहला सी का सेंटीमीटर, पहला सी का मतलब सेंटीमीटर, दूसरा सी का मतलब क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसे बोल सकते हैं। एक तीसरा टर्म्स और समझ लीजिए, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये सब चीज़ें आपको बचपन से आ रहा है, लोअर क्लास से इन चीज़ों के बारे में आप समझ रहे हैं, इन चीज़ों को जान रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कैसे ये वैल्यू आ गया, तो इसी कैसे को समझने के लिए हम आप लोग चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे और आगे तक टर्म्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सत्यापित करते हैं सर कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कैसे है। इसके लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स उपयोग में लाएंगे जो आपको ऑलरेडी पता भी है और आसानी से आप इस पर काम कर सकते हैं। सर आपसे मैं पूछूं, क्या पूछूं, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप हंसी खुशी कहने वाले हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर जो है वह 100 सेंटीमीटर होगा। इस बात का कंप्लीट जानकारी, अरे भैया गर्मी लग रहा है, लाइन कटल था अभी आया है, तो फिर देखते हैं। उसी के लिए हम तनी वन्ने देख रहे थे ऊपर, मतलब इंद्रदेव के तरफ ना, इंद्रदेव कुछ और भी है, देखना चाहते हैं वो इंद्रदेव कुछ ना, भाई कैमरा इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर रहन दीजिए। वो इंद्रदेव कुछ और ही है, उसको हम ही देखें तो अच्छा है। आप ना देखो, आप इसको देखो बस। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन का मात्रक क्या है, मीटर का क्यू है। मीटर के ऊपर ना 3 गो बगुला सनक बैठ चुका, आओ ऐसे करके, तो ये मीटर क्यू हो गया। अब इसी सिचुएशंस को हमें देखना है दोस्तों। तो 1 मीटर क्यू बराबर 100 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, जैसे दोनों तरफ घन कर देंगे तो 1 मीटर का होल क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। गणित कहता है कि जो चीजें आप LHS में करते हो वही चीजें RHS में कर दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मीटर, 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 1, अब मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब बराबर 100 का मतलब 10 पर पावर 2 का होल क्यूब, तो गुना क्यूब गुना सेंटीमीटर क्यूब। तो अब फाइनली लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सर 1 मीटर क्यूब बराबर, इसको हम लिख देते हैं 10 पर पावर 6 को 1000 गुना 1000, अरे माने भाई 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 3। और सेंटीमीटर क्यूब को लिख देते हैं मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख देते हैं सर, मिलीलीटर। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर होता है ना। इस बात का कंप्लीट जानकारी है आपके पास। अब ध्यान से देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर, आपको ये भी पता है 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। दोस्तों तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो ऐसा इसलिए था कि 1 लीटर का वैल्यू हो गया था 1000 मिलीलीटर। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर क्यों होता है। हर एक चीज आपको हम समझा कर आगे बढ़ेंगे, बिना समझाए हुए आगे बिल्कुल नहीं, गलत बात। चलिए थोड़ा और देखते हैं। अब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तीनों हो गया। अब इन तीनों में एक लफड़ा है। अरे भैया वो क्या लफड़ा है, तो IUPAC ने यानी इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, 3 टर्म बना दिया। एक का नाम रख दिया NTP, एक का नाम रख दिया STP, एक का नाम रख दिया SATP। अब तीनों में बवाल खड़ा हो गया। क्या बवाल है जरा देखते हैं। NTP, STP, SATP। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से समझेंगे और बेहतर रूप से चीजें
आपके कंट्रोल में भी होगा। देखिए एनटीपी का मतलब होता है, सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य ताप एवं दाब। और ये टेम्परेचर फिक्स किया गया 0 डिग्री सेल्सियस। जब कभी भी एनटीपी का जिक्र होगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने ऊपर अभी जस्ट देखा है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटीएम, चाहे कुछ हो जाए नहीं बदलना। ये दो चीजें फिक्स हो गया एनटीपी का, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम। SATP इसको बोला गया सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में इसको सर कहते हैं मानक ताप एवं दाब ना, इसको कहेंगे ता दा। ऐसे मत करने लगने ना जय माता दी जय माता दी, अरे भाई वो अलग चीज है, ये माता दा है। इसको देखिए, अब इसी को हम आप लोग कहेंगे सा ता दा। ऐसा खूब लिखा हुआ मिलेगा हिंदी के बुक्स में, हिंदी मीडियम्स के बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहोगे सर फर्क क्या हुआ? टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है, बस प्रेशर है 1 बार। इसमें प्रेशर एटीएम में है, इसमें प्रेशर वार में है, यही फर्क है। वॉल्यूम इसका 1 मोल का, अगर इसका 1 मोल लेते हैं, इसका भी 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल पर इसका जो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा 22.71 लीटर, और इसका वॉल्यूम देखने को मिलेगा 22.4 लीटर। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से? निश्चित रूप से अगले लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक यही होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण और टेम्परेचर प्रेशर कन्वर्सन। यहाँ पर केवल चीज़ें जान रहे हैं ताकि आज अगर आप जान लीजिएगा तो अगला लेक्चर में आपको किसी तरह का कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अगला लेक्चर में इसे हम आप लोग निश्चित रूप से प्रूव करेंगे। यहाँ पर है SATP। SATP का मतलब होता है सर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हिंदी में कहेंगे मानक एम्बिएंट ताप एवं दाब। और ये जो वैल्यू बनाया गया, ये जो टेम्परेचर बनाया गया 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। कितना केल्विन? 298 केल्विन। प्रेशर इसका भी 1 एटीएम ही रखा गया, और इसका जब 1 मोल मात्रा हो तो इसका आयतन कितना होगा, इसका व्याख्या भी हम आप लोग अगले क्लास में ही देखेंगे। तो इसे आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगला लेक्चर देखिए। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो एनटीपी, एसएटीपी और एसटीपी ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि एनटीपी और एसटीपी में बहुत अधिक समानता है। कभी भी आप देखिएगा ये लगभग इक्वल है, चूंकि 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना? तो व्यवहारिक रूप में खूब मैक्सिमम बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा 22.4 लीटर। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है भाई, चूंकि ये एनटीपी के बगल का है, पड़ोस का है, दोनों का वैल्यू एक जैसा दिख रहा है तो लिखा जाता है। आपको मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दूसरा कोनो विकल्प नहीं है। समझ रहे हैं ना चीजें? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आज का, चूंकि सभी टॉपिक्स हो चुका है। आज के लेक्चर में आपको जानना था ताप के बारे में, आपको जानना था दाब के बारे में, आपको जानना था आयतन के बारे में। आपने पढ़ा प्रीफिक्स। तो ताप, दाब, आयतन आपने देख लिया, और ताप, दाब, आयतन के लिए एनटीपी, एसटीपी, एसएटीपी केस भी आपने देख लिया। बस आपका ये बच गया कि ये वॉल्यूम्स आया कहाँ से। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा निश्चित रूप से इसी से रिलेटेड है,
आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। तब तक चलते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को बनाना बहुत आवश्यक है। आपको जैसा कि पता है प्रत्येक सेट के बाद, प्रत्येक लेक्चर के बाद एक सेट आता है ऑब्जेक्टिव का, और उस ऑब्जेक्टिव को हम आप लोग टिक करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो आपने पढ़ा था एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ऑप्शन है, ए भी है और बी भी है, और सी में बोला जा रहा है ए बी दोनों। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। तो हम आप लोग निश्चित रूप से सी नंबर को टिक कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है एक पीएम मतलब पिकोमीटर, और आपने पढ़ा एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। देख रहे हैं प्रीफिक्स का क्वेश्चन है। और सेंटीमीटर की बात करें तो 10 पर पावर 10 सेंटीमीटर 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 10 मीटर का रहा है, मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा। 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, केवल इसका बी नंबर ऑप्शन सही है और कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नैनोमीटर बराबर कितना होगा? भाई नैनोमीटर मतलब 10 पर पावर माइनस 9 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये ताप का एसआई मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस से वायुमंडलीय ताप को मापा जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट से शारीरिक ताप को मापा जाता है, बुखार को मापा जाता है। 17 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा, अरे भैया 17 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा? 300 केल्विन होगा कि 290 केल्विन होगा कि 17 केल्विन होगा कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? अब देखिए हम देख लेते हैं पहले केल्विन में बदल के। 17 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो हमने कहा कि डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना हो तो उसमें जोड़ दीजिए कितने? 273, मतलब ये कितना हो गया? 290 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं 250 केल्विन बराबर होगा। 250 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? हालांकि एक ऑप्शन डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में मिल गया तो फ़ारेनहाइट पर काम नहीं करना पड़ेगा। आपने पढ़ा कि अगर वैल्यू आपके पास केल्विन में है और उसे डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो केल्विन वाले वैल्यू में से यानी 250 केल्विन में से 273 को घटा दीजिए। जैसे 273 को घटाएंगे तो -23 डिग्री सेल्सियस। सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 300 केल्विन होगा कि 290 केल्विन होगा कि 273 केल्विन होगा कि 50 केल्विन होगा? चलिए ये आपके भरोसे। आप इसे कैसे बनाएंगे सर? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमने इसके लिए आपको बताया था। क्या बताया था सर? इसके लिए फॉर्मूला कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें केल्विन में बदलना, सारा ऑप्शंस केल्विन में है। तो हम क्या करेंगे सर? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर केल्विन माइनस 273/5। क्लियर ना? बातें समझ में आ चुकी है। अब देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र में हम वैल्यू को रख देंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 32 माइनस 32 यानी हो गया 0/9 मतलब 0। इधर है केल्विन माइनस 273/5, तो ये पूरा 0, 5 से गुना करेंगे वो भी 0, वन्य माइनस में है 0 प्लस इतने हो जाएगा। तो फाइनली केल्विन का वैल्यू कितना हो गया? 273। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आप चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना। आराम से चलिए बिना धड़फड़ाहट के साथ। तो देख लीजिए सर अगला क्वेश्चन है क्या। अरे मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके पास है, कहा है हो कि 41 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस होगा कि 278 केल्विन होगा कि दोनों होगा? देखिए सब सूत्र आपके पास है। सूत्र क्या है? डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा कितना 5। वो कट गया, कट कुट के ये वैल्यू आ गया।
तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 41 यहाँ रख देंगे। देख लीजिए, पहले इस दोनों का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस बटा 5, 41 माइनस 32 बटा 9, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर 9 बटा 9, कट गया ना, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ 1 होगा ना सर, 1 से ये जाकर गुना होगा, तो ए नंबर ऑप्शन तो मेरा सही है। लेकिन अब समस्या ये है कि केल्विन में भी इसको देखना। अब आप ये देख रहे हो कि डिग्री सेल्सियस में अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो 5 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में, तो 5 + 273 इज इक्वल टू 278 केल्विन। तो 278 केल्विन मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो अब 2 ऑप्शन में टिक नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है सी जिसमें ए बी दोनों लिखा है, तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे। दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अरे भैया जल्दीबाजी मत करो, सभी ऑप्शन को पढ़ो तो आप कहोगे ए और बी दोनों। 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg बराबर कितना होगा, तो अभी आप जस्ट देखे थे कि 1 सेंटीमीटर या 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता था। तो हमारे पास 152 है, 152 में हम 76 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 ATM। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁵ ATM, 0.5 ATM, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। 1 पास्कल बराबर होता है सर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए पास्कल दाब का SI मात्रक है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का SI मात्रक है, तो दोनों आपस में इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आयतन का SI मात्रक क्या होता है, घन मीटर। कभी भी आपको दोनों नहीं लगाना है, लीटर व्यवहारिक मात्रक है, SI मात्रक नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते, 1 ATM बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, हाँ बिल्कुल होता है। इतना मिलीमीटर ये भी होता है, इतना सेंटीमीटर ये भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि 1 ATM का वैल्यू 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है, 76 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो ऐसा ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया है, तो हम उसमें टिक कर देंगे, उसको फिलिप करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के टर्म्स को डिस्कस करते हैं सर। अगला क्या है, तो भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है ध्यान से समझिए। मिलान करें, बच्चा हम आप ऐसा खूब मिलाते होंगे, 19 पकड़ के 19 पकड़ के। देखिए मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ तो भाई 1 का डी हो गया। अंगस्ट्रन मतलब 10⁻−10, 2 का ई हो गया। नाइनो मतलब 10⁻−9, पिक्को मतलब 10⁻−12 और सेंटी मतलब 10⁻−2। अगला हम आपके लिए खुद छोड़ देते हैं, आप उसको खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ताप को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलें। ये सब वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में बदलना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भैया, आप प्रैक्टिस करके देख लो। निम्नलिखित ताप को केल्विन से डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। ये सब टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, इसको पहले डिग्री सेल्सियस में बदलना, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। तो कर लो, ये आपका काम है। निम्नलिखित ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन एवं डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ये वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, आप केल्विन में बदल दो और सेल्सियस में बदल दो, ये भी आपका काम है। यदि आप इतना कर लेते हैं और ये सब क्वेश्चंस बना लेते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को आप अच्छा से सीख जाइएगा और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। के बावजूद अगर दिक्कत होता है मतलब फिर से रिवाइज करिए, रिवीजन की आवश्यकता है। बिना प्रिपरेशन के कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, मेहनत तो करना होगा, क्योंकि संघर्ष आपका है और संघर्ष आप जितना बेहतर करेंगे सफलता एक दिन उतना ही शानदार आएगा आपके पास। चलिए लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।